हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्रैमर्स रूल रहेगा टू सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस में क्या फर्क है? नॉन होमोजेनियस में आपके जो भी कांस्टेंट टर्म्स आती हैं, जो आप राइट हैंड साइड में लिखते हैं, वो कम से कम एक ऐसी रहेगी जो नॉन जीरो रहेगी, तीनों की तीनों टर्म्स वो जीरो नहीं होंगी, ठीक है। और होमोजेनियस सिस्टम में क्या है कि वो जो राइट हैंड साइड में आप लिखते हो तीनों की तीनों क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी, ठीक है। अपने कैमरे और अपने माइक को बंद रखें, आप मेरी साइड सुनते चलें। हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे थे। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में जैसे आपने ये लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। आप लिख रहे थे a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। आप ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात कर रहे थे। अगर मैं कहता हूं कि इसमें होमोजेनियस की बात करें तो होमोजेनियस में क्या होता है कि होमोजेनियस सिस्टम में क्या रहेगा? होमोजेनियस सिस्टम में आपके पास ये तीनों टर्म्स जीरो रहेंगी, d1, d2 और d3। अगर आप इन तीनों टर्म्स को जीरो कर दोगे तो होमोजेनियस सिस्टम कहलाता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन होमोजेनियस सिस्टम की। इस पे हम एक क्रैमर्स रूल की बात कर रहे थे, ठीक है। क्रैमर्स रूल की कंसेप्ट को मैं एक बार रिवाइज करके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, इसको खत्म करते हैं नॉन होमोजेनियस को आज की क्लास में। ये देखिए क्रैमर्स रूल में आपने क्या लिखा, आप एक डी फाइंड कर रहे थे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। आप एक डिटरमिनेंट फाइंड करके चलते हो। उसके बाद जब आप d1 फाइंड कर रहे थे तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर रहे थे कांस्टेंट टर्म्स से, d1 d2 d3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। आप इस तरीके से करके चलते थे, ठीक है। अगर जब आप d2 फाइंड कर रहे थे तो d2 में क्या था, आप फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रख रहे थे और आप सेकंड कॉलम को चेंज कर रहे थे, d1 d2 d3, थर्ड एज इट इज रहता था आपका, ठीक है। और जब आप d3 में करते थे, जब आप d3 में फाइंड करते थे तो d3 इज इक्वल टू a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3 की जगह आप रिप्लेस करके क्या कर रहे थे, d1 d2 और d3। आप ये चार डिटरमिनेंट फाइंड करते थे क्रैमर्स रूल में, ठीक है। और चार डिटरमिनेंट की हेल्प से कुछ कंडीशंस को मैं रिवाइज करवाता हूं, वो सुनना, फिर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहली कंडीशन सुनना। पहली कंडीशन आपकी ये रहेगी, फर्स्ट कंडीशन में ये रहता था कि इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपका जो पहला डिटरमिनेंट आया था, जो कोफिशिएंट डिटरमिनेंट आया था, अगर वो नॉन जीरो आता है, ठीक है, तो आप लिखते थे द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के बाद आप सिस्टम में जब आप सॉल्यूशन फाइंड करने लगते थे तो आप ये लिखते थे x इज इक्वल टू d1 बाई डी, y इज इक्वल टू d2 बाई डी, z इज इक्वल टू d3 बाई डी। आप ये सब फाइंड करके चलते थे, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन आता था। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो और x फाइंड करना हो तो जो डिटरमिनेंट d1 आया था उसको d से डिवाइड कर रहे थे, d2 को d से डिवाइड करने पे y आता था, d3 को d से डिवाइड करने पे z आता था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो इसकी कंडीशन थी वो ये थी, अगर हो सकता है डी जीरो आ जाए, अगर डिटरमिनेंट मेन डिटरमिनेंट जो आपने पहले फाइंड किया था अगर वो जीरो आता है एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम या वन ऑफ d1 d2 d3 ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ जाए, अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाए तो आप कैसा सॉल्यूशन लिखते थे, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का मतलब ये था कि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन ना होने का मतलब द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जो तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन में ये था डी भी जीरो आ जाए और d1 d2 d3 तीनों चारों डिटरमिनेंट्स अगर आपके जीरो आ जाएं तो देखो उस टाइम में क्लास में आपको ये बता रहा था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस याद रखना, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज आती हैं। अब एग्जांपल में क्लियर होंगी ये चीज, फिलहाल मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज ये बता देता हूं। हो सकता है कि यहां से सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, तो यहां से दोनों पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकता है नो सॉल्यूशन की हो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की पॉसिबिलिटी हो। यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्लियर है। हो सकता है कि वो नो सॉल्यूशन का भी केस आ सकता है, हो सकता है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का, लेकिन यूनिक नहीं आएगा यहां पे। देखो एक बार फिर ये कंसेप्ट को समझो, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब ये है, थोड़ा सा टाइम पे आने की कोशिश करो। ये देखिए नॉन होमोजेनियस सिस्टम का मतलब ये है कि d1 d2 और d3 तीनों एक साथ जीरो नहीं होंगे।
अगर ये तीनों एक साथ जीरो हुए तो उस सिस्टम को होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोला जाएगा। ये आपका नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम में इन तीनों में से कम एक नॉन जीरो मिलेगी, ये टर्म d1 d2 और d3 में से। आपको तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल दिए गए हैं। क्रैमर्स रूल से अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो आप एक डिटरमिनेंट फाइंड करके चलते हो। ये डिटरमिनेंट आपका कोफिशिएंट डिटरमिनेंट रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आपने डिटरमिनेंट फाइंड किया। अब जब हम d1 फाइंड करना चाहते हैं तो पहले कॉलम को आरएचएस वाली जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनसे रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी दोनों सेम। जब d2 फाइंड कर रहे हैं तो दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं, d3 फाइंड कर रहे हैं तो तीसरे कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशंस पे थोड़ा ध्यान देना। हो सकता है पहला जो डिटरमिनेंट फाइंड किया वो नॉन जीरो आ जाए। अगर वो नॉन जीरो आया है तो 100% सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन पे जाएगा, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, और वो सॉल्यूशन ही होता है x इज इक्वल टू d1/d, y इज इक्वल टू d2/d और z इज इक्वल टू d3/d। लेकिन हो सकता है कि जो आप मेन डिटरमिनेंट लिख रहे थे कोफिशिएंट डिटरमिनेंट, वो डिटरमिनेंट हो सकता है जीरो आ जाए। अगर वो जीरो आता है और उसके अलावा d1 d2 और d3 में से अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम कैसा आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद हो सकता है कि चारों डिटरमिनेंट जो आपने फाइंड किए हैं वो चार के चार जीरो आ जाएं। तो चार के चार जीरो आने पे देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा या सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा। अगर तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हुआ तो आपने लिख दिया नो सॉल्यूशन। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हुआ तो इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। यहां तक बोर्ड सब क्लियर दिख रहा है? रेज योर हैंड। आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू। समझ आ रहा है सारा? ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से बात करते हैं कि ये कैसे कैसे, ये सब मैंने वहां पे क्लास में बताया भी था, बस इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान देना। वहां पे क्लास में ये लिखवाया गया था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मेरे को एग्जांपल में क्लियर करनी थी ये चीज, लेकिन मैं दोबारा कंडीशंस बता के चल रहा हूं, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूं कि यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन चारों डिटरमिनेंट्स को जीरो देखकर लिख दोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। वहां नो सॉल्यूशन का भी केस आ सकता है। देखिए हम कुछ एग्जांपल्स को क्लियर करते हैं। अब हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम क्लियर करते हैं। पहला एग्जांपल ये है, सोल्व। तीन इक्वेशंस में लिख रहा हूं। 5x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y माइनस z इज इक्वल टू 15। थर्ड है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 7। इसको हमें क्रैमर्स रूल के हेल्प से सोल्व करना है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल हैं। अगर आप क्रैमर्स रूल के हेल्प से सोल्व करना चाहते हो तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले आप d फाइंड करते हो। d में केवल कोफिशिएंट लिखोगे। 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6। ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हैं, देखो आप सोल्व कर लेना, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा? 55 आएगा। डिटरमिनेंट आपको सोल्व करने आते हैं। दोनों मेथड आपको बताए हुए हैं। या तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ओपन कर लो, या आप सरस डायग्राम लगा दो, आप इस पे 55 पे पहुंच जाओगे। 55 नॉन जीरो नंबर आया है। अगर नॉन जीरो नंबर है इसका मतलब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये तो हमें पता लग गया कि सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा एंड कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, ये ध्यान रखना। कोशिश ये करो कि थोड़ा बहुत अपने नोट्स बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि जब भी ऑफलाइन मोड पे क्लासेस शुरू होंगी बाद में तो आपको दिक्कत नहीं आए। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन उसका रहेगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे? d1 फाइंड करेंगे। जब आप d1 फाइंड करोगे तो पहले वाले कॉलम को और जो कांस्टेंट टर्म्स उससे रिप्लेस कर दिया। पहले वाला कॉलम 5 6 3 था, इसको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया 11 15 और 7। बाकी के दोनों कॉलम्स आपने सेम रखे, 1 -1 और -6। ये आपके पास d1 आएगा। जब आप इसको सोल्व करते हो तो इसकी वैल्यू भी 55 आती है। डिटरमिनेंट आप सोल्व करते रहना, ये वैल्यू भी आपके पास 55 आएगी। जब आप d2 को सोल्व करोगे
D2 आपके पास जो होगा उसमें आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है, मतलब -7 और ये -7 -8 और 2 को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? 11 15 और 7। बाकी दोनों कॉलम्स आपके पास एज इट इज रहेंगे। जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाती है -55। डी आया था 55, नॉन जीरो नंबर था, तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। D1 आपने फाइंड किया, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया तो 55 आया। D2 को जब आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया तो आपके पास -55 आया। जब आप D3 फाइंड करते हो तो थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे, मतलब फर्स्ट एज इट इज 563, ठीक है। सेकंड -7 -8 2, जब आपने थर्ड को रिप्लेस किया 11 15 और 7 से जब आपने रिप्लेस किया, इसकी वैल्यू भी आपके पास -55 आई। ये मैं स्टार्टिंग में लिख चुका था, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन जो होगा, अब जो यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा इस तरीके से दिया जाएगा, x इज इक्वल टू d1 बाई डी। d1 की वैल्यू आपके पास 55 है, d की भी वैल्यू 55 है, दैट इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 रहेगी। जब आप y फाइंड करने लगे तो d2 बाई डी -55 बाई 55, y की वैल्यू -1 आएगी। जब आप z फाइंड करने लगे तो d3 बाई डी दैट इज -55 बाई 55, तो z की वैल्यू क्या रहेगी? -1। ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस है। x 1 आएगा, y -1 आएगा और z -1 आएगा। आप किसी भी एक इक्वेशन में वापस रख के देख लेना, सेटिस्फाई हो रही होंगी। ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। हो सकता है किसी बच्चे को ये लगे सर सही है या गलत है। किसी गिवन इक्वेशन को उठाओ और उसमें वैल्यूज रख के देख लो, LHS RHS के बराबर आना चाहिए। ये एक केस है, क्रैमर्स रूल का एक केस ये है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन का केस रहता है। सबको समझ आ रहा है? जब मैं ऐसे पूछूं तो आप एक बार रेज योर हैंड कर दिया करो। क्लियर? ठीक है, ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन का केस है। इसके बाद हम दूसरा सोल्व करते हैं। अब हम अलग अलग केसेस उठाते हैं। ये मैंने आपके लिए एक यूनिक सॉल्यूशन का केस रखा। अगला केस जो बात करते हैं, अगले केस में दूसरा केस हम इसकी बात करेंगे। नो सॉल्यूशन का अगर कोई केस है हमारे पास तो वो देखिए। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लेके चलता हूं, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें x प्लस 3y, सेकेंड इक्वेशन ये है, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। ये आपके पास रहेंगे। इस सिस्टम को, इस लीनियर इक्वेशंस की सिस्टम को अब आपने सोल्व करके दिखाना है। अब ये देखिए, इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम d फाइंड करें, d इज इक्वल टू, वही हमारा कंसेप्ट रहेगा, 2 माइनस 1 1 1 3 2 3 2 3। ये आपके पास रहेगा। अब देखो, अगर हम इस d को सोल्व करने लगते हैं तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वी गेट 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। इस केस में अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो अब अभी आप कुछ नहीं लिख सकते। हो सकता है d1 d2 d3 में 0 आ रहे हो सकता है नॉन जीरो आ जाए। तो इसके बाद हम d1 पे जाएंगे। d1 का मतलब ये होता है कि जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दो। 4 12 10 -1 3 2 1 2 3, ये आपके पास आएगा। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने की कोशिश करोगे, d1 का मतलब ये होता है कि आपने पहले वाले कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दिया। पहले वाला कॉलम हमारे पास 2 1 3 था, हमने रिप्लेस कर दिया 4 12 और 10। अगर इससे रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास सोल्व करने पे 30 आती है। 30 इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो नंबर आ गया। इस केस में डिटरमिनेंट, जो मेन डिटरमिनेंट था d, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट में जिसको नाम देके चल रहा हूं, कोफिशिएंट डिटरमिनेंट 0 आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने d1 को फाइंड किया तो d1 नॉन जीरो आ गया। मैंने अभी कंडीशन लिखवाई थी, अगर d 0 आता है और d1 d2 और d3 में से अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो आती है तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम आपके पास इनकंसिस्टेंट रहेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ये आपके पास एक सेकंड केस है जो आप क्रेमर्स रूल से फाइंड कर सकते हो। देखो, नो सॉल्यूशन के केस में कितना आसान रहता है। तो क्रेमर्स रूल इसीलिए हेल्पफुल रहता है, आउट ऑफ सीबीएसई है, लेकिन कंपटीशन में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप डायरेक्ट वैल्यूज बता पाते हो, हाँ सॉल्यूशन कैसा है, किस तरीके से है, कुछ कंडीशंस आपने याद रखनी है।
ये क्लियर है? नो सॉल्यूशन का केस क्लियर? रेज योर हैंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो केस और बचे हैं। अभी मैंने बताया था D1, D2 और D3, अगर चारों डिटरमिनेंट्स आपके पास जीरो आ जाए तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, हो सकता है नो सॉल्यूशन का केस आ जाए। एक पॉसिबिलिटी रहेगी, हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस आ जाए। क्रैमर्स रूल के टोटल 4 केस हैं, दो मैं डिस्कस कर चुका हूं, अगले दो सुनिए। अब अगले दो केस की अगर हम बात करें, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आपके पास ये है। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। ये आपके पास एक थर्ड एग्जांपल में लेके चल रहा हूं। x प्लस वाई प्लस जेड 1, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो देखिए, ये इसके लिए सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। 1 1 1 1 2 3 1 3 5। अगर हम इस d की बात करते हैं तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आता है ये वाला। अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखो आप सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आई 0। ये डिटरमिनेंट जो भी आ रहा होगा ये 0 आ रहा होगा। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब हम d1 फाइंड करेंगे। d1 फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया, जो पहला कॉलम आपका मेन डिटरमिनेंट में बनाया जाता है उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट टर्म से, तो आपके पास ये आएगा 1 4 7। दूसरा कॉलम एज इट इज और तीसरा कॉलम भी एज इट इज। जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू 0 आ रही होगी। जब आप d2 पे जाओगे तो आप सेकंड कॉलम को रिप्लेस करते हो, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दो तो आपके पास ये वैल्यू भी क्या आ रही होगी, 0। जब आप थर्ड पे जाओगे तो d3 पे, तो आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस करते हो, जब आप थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू भी क्या आ रही होगी, 0। d भी 0, d1 भी 0, d2 भी 0 और d3 भी 0। लेकिन इसके बाद आपने डायरेक्ट नहीं लिखना है कि आप ये लिख दो द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, नहीं। इसके बाद ये रहेगा, दो केस आ सकते हैं, आइदर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट रह सकता है, और या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहेगा, या फिर द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। दो पॉसिबिलिटीज यहां पे चलती हैं, या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट रहता है या सिस्टम हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो भी आगे केस आएगा, अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो भी हम आगे सोल्व करके दिखाएंगे। अब देखो करना कैसे होता है, हम क्या करेंगे, कंसीडर फर्स्ट टू इक्वेशंस। पहली दो इक्वेशंस को हम कंसीडर करके चलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पहली दो इक्वेशंस ही लो, जो आपका मन करे, एनी टू इक्वेशंस। जनरली हम क्या करते हैं, पहली दो इक्वेशन को लेके चलते हैं। अब पहली दो इक्वेशंस में ध्यान देना कि जेड वाली टर्म को आप आरएचएस में लिखोगे और जेड की जगह के लिख दोगे। मैंने क्या बोला कि पहली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के लिखा जाएगा। z इधर आने पे 1 माइनस जेड होता, अगर आप इस z को इधर रिप्लेस करोगे, इधर लाओगे, तो ये क्या आएगा 1 माइनस जेड, और z की जगह में क्या रख के चल रहा हूं, k रख के चल रहा हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के। सेकेंड जो इक्वेशन है उसको आप ये लिखोगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3k, वेयर z को आपने क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है। ये दो इक्वेशंस, आप कोई भी दो इक्वेशंस आप इस तरीके से कंसीडर करके चलोगे कि उसको दो वेरिएबल में बढ़ा दो, x और y वेरिएबल में बढ़ाने के बाद आप z को क्या लेके चल रहे हो, k से रिप्लेस करके चल रहे हो। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस के एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3k। इसे आगे जब हम सोल्व करेंगे, अब इसको दो के हिसाब से सोल्व करेंगे, दोबारा हम क्रैमर्स रूल लगाएंगे। अब क्रैमर्स रूल के हिसाब से अगर मैं d फाइंड करूं, देखिए अगर क्रैमर्स रूल के हिसाब से d फाइंड करते हैं तो आएगा 1 1 1 और 2, ये आपके पास क्रैमर्स रूल के हिसाब से d आएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हो इस डिटरमिनेंट को, बहुत सिंपल है, आपने फाइंड कर लिया 1। अब बात आती है कि जब आप d1 फाइंड करोगे तो d1 का मतलब ये है कि जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को किससे रिप्लेस कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म्स से। जब आपने d1 फाइंड करने की कोशिश की तो देखो पहला कॉलम 1 माइनस के 4 माइनस 3k से रिप्लेस करके चल रहा हूं।
ठीक है, पहले कॉलम में आपने 1 माइनस के और 4 माइनस 3k से पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया। ये कंप्लीट एक टर्म है, ये ध्यान देना, कभी कोई बच्चा इसको दो अलग अलग टर्म्स ना समझे। 1 माइनस के कंप्लीट एक टर्म है, 4 माइनस 3k कंप्लीट एक कांस्टेंट टर्म है। मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस के 4 माइनस 3k और इधर 1 और 2। जब आप इसको सोल्व करते हो, ये डिटरमिनेंट सोल्व करने पे आपके पास आएगा k माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करते हो, ये आंसर k में ही दे रहा होगा। जब आपने d1 को सोल्व करने की कोशिश की तो d1 की वैल्यू आपके पास k माइनस 2 आ गई। अब हम d2 पे बात करते हैं। d2 फाइंड करने के लिए जो हमारा डिटरमिनेंट कोफिशिएंट डिटरमिनेंट होता है, उसके सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे। अब मैं दो इक्वेशन दो वेरिएबल में लेके चल रहा हूं। मैंने z को क्या कर रखा है, z को k से रिप्लेस करके उसको कांस्टेंट की तरह मैं ट्रीट करके चल रहा हूं। ठीक है, अब d2 में पहला कॉलम एज इट इज, इसके सेकंड कॉलम को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस के 4 माइनस 3k, ये आपके पास d2 आएगा। अब d2 जब आपने सोल्व किया तो वी गेट 3 माइनस 2k, 3 माइनस 2k, d1 आ गया आपके पास, d2 आ गया। अब एक बात बताओ, जब आप x और y फाइंड करने लगोगे तो देखो x और y कैसे फाइंड होता है, इधर ध्यान देंगे, मैं इसके बाद इधर लिख रहा हूं। x और y जब आप फाइंड करने लगते हैं तो x और y फाइंड करने का तरीका वही है जो आप 3 के लिए पढ़ रहे थे। जब आप x फाइंड करोगे, x का मतलब होता है d1 बाई डी। ठीक है, d1 की वैल्यू आपके पास है k माइनस 2 और d की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू k माइनस 2 आती है। जब आप y फाइंड करते हो तो y का मतलब d2 बाई डी। ठीक है, जब आप d2 को फाइंड करते हो तो d2 की वैल्यू 3 माइनस 2k और डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपके पास y की वैल्यू आई है। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और कैसे दिए जाएंगे वो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस गिवन बाय, या इससे पहले एक काम और करेंगे, इसको लिखने से पहले, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस लिखने से पहले एक काम और करना होगा हमें, कि जो भी आपके पास x और y की वैल्यू आई है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। आपने पहली दो इक्वेशन लेके चले थे, आपने केवल फर्स्ट टू इक्वेशंस को सोल्व किया है, थर्ड का अभी आपने उस टाइम यूज ही नहीं किया था। अब हमने क्या करना है कि जो भी आपने पहली दो इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है उसको थर्ड में रख के दिखाओगे। थर्ड इक्वेशन आपके पास थी, थर्ड इक्वेशन थी आपके पास क्या, कि x प्लस 3y प्लस 5z, x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7। आपके पास ये थर्ड इक्वेशन थी। इस थर्ड इक्वेशन में आप x की जगह क्या रखोगे, k माइनस 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 माइनस 2k प्लस z की जगह तो k ही रखना था, इज इक्वल टू 7। जब आप इसको सोल्व कर रहे हो, इसको सोल्व करने पे आप ये देखोगे कि वी गेट 7 इज इक्वल टू 7 विच इज ट्रू। अगर जो भी वैल्यूज आपने फाइंड की हैं और z को k रखते हुए अगर वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, अगर वो वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसका मतलब अब आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो सिस्टम है उसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, और गिवन बाय, वो रिजल्ट आप कैसे लिखोगे अब सुनना, वेयर x इज इक्वल टू, ये वैल्यू रही आपके पास k माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2k और z इज इक्वल टू k, और k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर आप लेके चल सकते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे हुआ, किसी बच्चे का कोई ये डाउट है, सर आपने ये वैल्यूज तो लिख दी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे हैं। आप k को चेंज करो, एक अलग वैल्यू आएगी, हो सकता है k1 रखो तो x y z एक ट्रिपलेट देगा, k को 2 रखने पे x y z दूसरा ट्रिपलेट देगा, k को 3 रखने पे एक अलग ट्रिपलेट आएगा। वो जितने भी ट्रिपलेट्स आप फाइंड कर रहे हो वो सभी जो भी आपकी गिवन सिस्टम था जिसमें 3 इक्वेशंस थी उनको सेटिस्फाई करेंगे, आप चेक कर सकते हो। किसी भी k के लिए x y z की जो भी वैल्यूज आपके पास आएंगी यहां से, वो जो भी गिवन सिस्टम आपका था उसको सभी को सेटिस्फाई कर रही होंगी, वो तीनों के तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, इसीलिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस है। यहां तक समझ आ रहा है। एक बार थर्ड केस के बारे में बात करेंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस समझ आया, रेज योर हैंड। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस क्या आपको समझ आ रहा है, रेज योर हैंड। ठीक है, एक केस हमारे पास और बचता है। एक केस आपके पास रहेगा अब कि हो सकता है d, d1, d2 और d3 चारों डिटरमिनेंट 0 आ जाएं, और 0 आने पर भी, अगर ऐसा होता है और 0 आने पर भी आप ये देखोगे कि
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस नहीं रहेगा, नो सॉल्यूशन का केस बना देगा। नोट करना है, कैसे करना है वो अपनी हैबिट बनाओ कि फटाफट फटाफट हल्के फुल्के आप नोट्स बनाते चलो। देखो लॉकडाउन का अभी कुछ नहीं पता है, तो जब तक आप ऑनलाइन के सिस्टम पे आप थोड़ा सा हैबिट बनाओ और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगला जो केस है लास्ट, हम लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस हमारे पास आएगा ऐसा केस जिसमें D1 D2 और D3 और D3 आपके पास चारों डिटरमिनेंट्स जीरो आते हैं और उसके बाद भी आप ये नहीं लिख पाते कि द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। उस केस में भी द सिस्टम इनकंसिस्टेंट आता है। जैसे एक एग्जांपल में लास्ट क्रैमर्स रूल आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। सॉल्व x - 3y + 5z = 4, 2x - 6y + 10z = 11, 3x - 9y + 15z = 12। ये आपके पास एक सिस्टम है, इसको हम फटाफट सोल्व आउट करते हैं। देखिए हम d की बात करते हैं। d जब आपने फाइंड किया 1 - 3 5, 2 - 6 10, 3 - 9 15, जब आप इसको सोल्व करने लगे तो ये आपके पास जीरो आएगा। ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट आपके पास जीरो आ रहा होगा, ठीक है। जब आप इसको पहले वाले डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे वी गेट जीरो। अब देखिए जब हम d1 को सोल्व करने लगते हैं, d1 के केस में मैंने आपको बताया कि आप जो पहला कॉलम है उसको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करोगे, ठीक है। पहले कॉलम को अगर आप कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करते हो तो वी गेट 4 11 12 एंड सेकंड एज इट इज -3 -6 -9 5 10 15। अगर आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने की कोशिश करोगे तो वी आल्सो गेट जीरो। इस डिटरमिनेंट में भी हमें जीरो मिल रहा होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड d2 की बात करते हैं तो पहले कॉलम को एज इट इज रखेंगे, दूसरे कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे, तीसरा कॉलम एज इट इज। यहां से भी आपके पास डिटरमिनेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्लियर है यहां तक। जब आप d3 की बात करते हैं, d3 में अगर हम बात करें, d3 में आप फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रखोगे, सेकंड कॉलम को भी एज इट इज रखोगे। जब आप थर्ड कॉलम की बात करते हैं, थर्ड कॉलम को आपने रिप्लेस कर दिया कांस्टेंट टर्म से, और ये आप देखोगे कि ये डिटरमिनेंट भी आपके पास जीरो आता है। d भी जीरो, d1 भी जीरो, d2 भी जीरो, d = d1 = d2 = d3 = जीरो। इसके बाद देखो वही बात आती है कि आइदर, दोनों केस पॉसिबल है, आइदर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। Either the system is inconsistent, inconsistent का मतलब होता है no solution, और दूसरा केस ये हो सकता है the system has infinite many solution। या तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा या सिस्टम के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब देखो चेक कैसे होगा। अगर हम कंसीडर फर्स्ट टू इक्वेशंस, आप पहली दो इक्वेशंस को लेके चलिए। अगर आप पहली दो इक्वेशंस को लेके चलते हैं तो पहली दो इक्वेशंस को k में कन्वर्ट कर दोगे। पहली इक्वेशन x - 3y = 4 - 5k, जैसे अभी कर रहे थे आप। और दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन ये है कि 2x - 6y = 11 - 10k। z = k के इक्वल है यहाँ पे, वेयर z = k। पिछले वाले जो केस था उससे समझ आ रहा होगा कि हमने पहले दो इक्वेशंस को कंसीडर किया, ठीक है। अब हम d की बात करते हैं। जब आपने d फाइंड किया 1 2 -3 -6, डिटरमिनेंट जो है, जो कोफिशिएंट डिटरमिनेंट है, जब आप उसको सोल्व आउट करते हो तो वो आपके पास d ये आता है। अगर देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो ये कितना आया, -6, और जब इधर से आप सोल्व करोगे तो -6, ये डिटरमिनेंट क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। ये d जो है ये खुद जीरो आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम d1 की बात करते हैं। अगर आप d1 की बात करते हो तो पहले वाले कॉलम को आपने रिप्लेस किया इससे, और दूसरे वाला कॉलम आपने एज इट इज रखा। अगर हम इसको सोल्व आउट करें तो देखो फटाफट करते हैं, -24 + 30k, इधर आया माइनस माइनस प्लस बना देगा, +33 और माइनस का 30k। ये देखो ये इससे कैंसिल, आपके पास क्या आया 9। इसका मतलब ये हुआ कि d तो जीरो था बट d1 क्या आ गया 9। इसका मतलब कैसा केस आ गया, ये नो सॉल्यूशन। अब देखो आप d1 d2 d3 चारों जीरो होने के बाद भी आप किस केस पे पहुंचे, नो सॉल्यूशन पे। कैसे, आपने दो इक्वेशंस को लिया, पहली दो इक्वेशंस को, z को k से रिप्लेस किया, आपने दो इक्वेशंस को बना दिया, वेयर z = k।
फिर आपने डिटरमिनेंट को सोल्व किया, पहला डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ गया, कोई बात नहीं हम आगे बढ़ते हैं। अगर पहला 0 आ गया फिर हम फिर आगे बढ़े, लेकिन अगली वैल्यू तो नॉन जीरो आ गई, जो आपके पास 9 थी, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन जीरो वैल्यू है। अब d 0 है, d1 नॉन जीरो आ गया, d1 की वैल्यू 9 आ गई, d की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। चारों वैल्यूज 0 होने के बाद भी सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन आ गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का केस नहीं आया। ये आपके पास फोर्थ केस था, जो क्रैमर्स रूल से आपके पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। क्या आप क्रैमर्स रूल के चारों केस समझ आ रहे हैं? रेज योर हैंड। क्या क्रैमर्स रूल के चारों केस आपको समझ आए हैं? रेज योर हैंड। क्रैमर्स रूल के चारों केस अगर आपको समझ आते हैं तो रेज योर हैंड। ये देखिए, अब हमारा डिटरमिनेंट का ये टॉपिक एक क्रैमर्स रूल कवर होता है, ठीक है। बहुत कम बच्चे इसको ज्वाइन कर पाए हैं, बाकी बच्चों को बोलिए कि आप जूम की लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हमने आज का क्रैमर्स रूल का टॉपिक हमने अच्छा खासा कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि देखो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऑनलाइन पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें आप ये समझ लो कि इफेक्टिव तो हमारे पास 30 ही मिनट रहेंगे, ठीक है। आपका काम क्या रहेगा, जो भी आपके पास बुक है, जो भी बुक आप पढ़ना चाह रहे हो, फिलहाल जो भी आपके रेफरेंस बुक घर पे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सिंगेज हो, आर डी शर्मा हो, एलिमेंट्स हो, एनसीईआरटी हो या मॉड्यूल हो, कुछ भी हो, आप उसको सोल्व आउट करते रहिए, ठीक है। उसमें हमारा एक मेन टॉपिक बचता है, वो क्या बचेगा, आपके पास इनवर्स का टॉपिक बचेगा, जिसमें हमें एडजॉइंट समझाना है और इनवर्स समझाना है, ठीक है। एडजॉइंट और इनवर्स हमारी कल की क्लास में कवर होगा, ठीक है। बाकी ये है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर बोर्ड पे डिस्कस करने लगूंगा तो आधे घंटे की क्लास में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे को आगे टॉपिक्स कवर करके भी आगे बढ़ना है। तो आपके जो भी डाउट आते हैं, जो भी डाउट रहेंगे, वो आप मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप पे डालते रहेंगे, ठीक है। उनका सॉल्यूशन मैं आपको जहां तक हो सकेगा व्हाट्सएप पे देता रहूंगा। जिसका ये लगेगा कि क्लास में समझाने लायक क्वेश्चन है, सभी बच्चों के आगे रखना है ये क्वेश्चन, उसको मैं लाइव क्लास में ही सॉल्व करूंगा। नहीं तो जो भी कोशिश रहेगी, जो भी आपके डाउट आएंगे, मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा व्हाट्सएप पे ही। यहां तक सब आज की क्लास में कोई डाउट हुआ हो तो बताओ, जैसे बोर्ड के रिगार्डिंग, रिफ्लेक्शन हुआ हो, आवाज के रिगार्डिंग आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगर सब कुछ चीजें फेवरेबल थी तो एक बार लास्ट रेज योर हैंड। थैंक यू। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, ओके, एक एडजॉइंट और इनवर्स के साथ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।